नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निरंजन है। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम मई माह के आखिरी सप्ताह के करंट अफेयर को देखेंगे, ठीक है? जो कि 13 मई से 25 मई के मध्य का होगा। इसमें मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रखा है, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जैसे कि आप थंबनेल में भी देख सकते हैं, यहाँ पे 4 इमेज दिख रहा है और चारों इमेज जो है अपने यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, 2025 का प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसे मिला है? ठीक है, आपको पता होगा कि हाल ही में जो है इंटरनेशनल बुकर प्राइज प्रदान किया गया है, ठीक है? और किसे प्रदान किया गया है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बानो मुश्ताक। आप देख सकते हैं यहाँ पे बानो मुश्ताक को जो है इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है। चलिए इसके बारे से और थोड़ा जानकारी लेते हैं। देखिए, जो बानो मुश्ताक है ना, ये दूसरी नंबर की महिला है जिसे जो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इससे पहले जो है गीतांजलि श्री को रेत की समाधि के लिए मिला था। ध्यान रखेंगे, गीतांजलि श्री को जो है रेत की समाधि के लिए मिला था। और वही बानो मुश्ताक को अभी वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। इन्हें जो है इनकी जो लघु कहानी संग्रह है हार्ट लैम्प, इसके लिए जो है यह बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया है। देखिए, जो हार्ट लैम्प जो है, ये मूल जो कन्नड़ भाषा में लिखा गया था, इसका जो मेन जो नाम है हृदय दीपा। तो हृदय दीपा को जो है ट्रांसलेट किया गया है हार्ट लैम्प पे, और इसी हार्ट लैम्प के लिए जो है बानो मुश्ताक को मिला है। और ट्रांसलेट करने वाली जो है वो है दीपा भास्ती। तो दीपा भास्ती जो है हृदय दीपा को ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में, और उसके बाद जो है इसे हार्ट लैम्प नाम दी है, इसलिए जो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार इसे मिला है। ध्यान रखेंगे, जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है ना, वो अंग्रेजी छोड़ किसी भी अन्य भाषा को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने पर मिलता है। तो इस बार जो है बानो मुश्ताक जीती है। ध्यान रखेंगे, दीपा भास्ती जो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर जीतने वाली पहली भारतीय अनुवादक भी है। देखिए, ट्रांसलेट करने वाले और साहित्य को लिखने वाले दोनों के दोनों जो है भारतीय है। देखिए, गीतांजलि श्री को उनकी हिंदी में लिखी रेत की समाधि के लिए 2022 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया था, जिसका डेजी रॉकवेल ने अंग्रेजी में टॉम्ब ऑफ सैंड के रूप में अनुवाद किया था। ठीक है, वही देखिए अभी वर्तमान में बानो मुश्ताक और दीपा भास्ती को जो है इंग्लैंड में जो है एक समारोह में 50,000 पाउंड की राशि प्रदान किया जाएगा, और दोनों राशि जो है इन दोनों के बीच मध्य जो है बराबर भागों में बटेगा। चलिए अब हम यहाँ पे देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार क्या है। देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है, इसका स्थापना जो है बुकर पुरस्कार फाउंडेशन के द्वारा 2004 में किया जाता है। यह पुरस्कार उस पुस्तक को दिया जाता है जो मूल रूप से गैर अंग्रेजी भाषा में लिखी गई हो, लेकिन उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया हो। ठीक है, जैसे अब इस पुस्तक की अपन बात करते हैं, तो ये जो पुस्तक है जो कि कहानी संग्रह है हृदय दीपा, इसी हृदय दीपा को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है दीपा भास्ती के द्वारा हार्ट लैम्प में। ठीक है, तो इसलिए जो है इसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक, अनुवादित अंग्रेजी संस्करण यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड गणराज्य में प्रकाशित किया जाएगा। यह पहले हर 2 साल में दिया जाता था, लेकिन 2016 से इसे सालाना दिया जा रहा है। पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय गीतांजलि श्री थी, जिन्हें 2022 में रेत की समाधि या टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए पुरस्कार दिया गया था। अब आप यहाँ पे समझिए, 2 प्रकार का पुरस्कार है, थोड़ा नाम लगभग जैसा है। एक है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार और दूसरा है बुकर पुरस्कार। दोनों में अंतर है। जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है वो गैर अंग्रेजी भाषा के जो रचना है उसको दिया जाता है यदि वो इंग्लिश में ट्रांसलेट होता है तो। ठीक है, और वही यदि अपन बुकर पुरस्कार की बात करते हैं, तो ये जो है 1968 में स्थापित किया गया था। अंग्रेजी में लिखे गए यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ उपन्यास को दिया जाता है और प्रतिवर्ष दिया जाता है। इसके जो प्रथम पुरस्कार प्राप्त करते हैं 1969 में जो है पीएच न्यूबी द्वारा लिखित समथिंग टू आंसर फॉर, इस रचना के लिए मिला था। तो ये है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार और बुकर पुरस्कार के बारे में। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा को हाल ही में आयोजित दोहा डायमंड लीग में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? अभी हाल ही में दोहा डायमंड लीग आयोजन हुआ है, इसमें जो है नीरज चोपड़ा को जो है पहली बार जो है, सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि जो नीरज चोपड़ा जो है पहली बार जो है 90 मीटर का टारगेट पूरा किया है। ठीक है, इसमें जो है इन्होंने 90.23 मीटर भाला फेंके है, जो इसका सर्वश्रेष्ठ अब तक का प्रदर्शन है। ठीक है, और डायमंड लीग में यदि बात करते हैं दोहा डायमंड लीग का, तो इसमें जो है इन्होंने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। देखिए, दोहा डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा ने 90.23 मीटर का थ्रो करके पहली बार 90 मीटर के आंकड़े को पार किया है और दूसरा स्थान हासिल कर लिया है। वही यदि हम
पहले स्थान की बात करते हैं तो जूलियन वेबर जो है, जो कि जर्मनी के रहने वाले, इन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में इसरो का ईओएस इसका फुल फॉर्म होता है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ठीक है। तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 9 मिशन तीसरे चरण में चूक गया। इसे किस प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया गया था? तो आप देख सकते हैं ये जो है, सबसे पहले आप जानिए कि ये जो इसरो का जो है 101वां है ना, 101th ये प्रक्षेपण था, ठीक है, जिसे जो है PSLV C61 के द्वारा जो है प्रक्षेपित किया गया था। कहां से किया गया था? तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था, ठीक। देखिए इसरो का EOS 09 मिशन तीसरे चरण में चूक गया है। इसे पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV C61 से लॉन्च किया गया था और ये जो है इसरो का 101वां प्रक्षेपण प्रयास भी था। इसका लॉन्च जो किया गया था श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया था, जो कि आंध्र प्रदेश में है। EOS की बात करते हैं, जो कि ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, एक एडवांस पृथ्वी ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जिसमें सी बैंड सिंथेटिक एपर्चर रडार तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। ये जो है हाई क्वालिटी का इमेजेस लेने की क्षमता भी रखता है। यह सैटेलाइट किसी भी मौसम और दिन रात में धरती की सतह की हाई रेजोल्यूशन तस्वीर लेने में सक्षम है। तो ये है EOS 09 के बारे से, लेकिन ये मिशन जो है असफल हो गया है, ठीक है ना। चलिए एग्जाम में करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, साथ ही साथ कुछ स्टैटिक क्वेश्चन भी रहता है उससे संबंधित, जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए यदि हम इसरो की बात करते हैं तो इसका जो स्थापना है 1969 में होता है। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष वी नारायण है, ठीक है। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि इससे पहले जो है इसरो का अध्यक्ष कौन था। देखिए यह अंतरिक्ष विभाग के अधीन अंतरिक्ष एजेंसी है। यह भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान और अन्वेषण गतिविधियों की योजना और क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार है। इसरो ने 29 जनवरी को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपना 100वां मिशन लॉन्च किया था और इस 100वां मिशन का जो लॉन्च नाम है वो है स्पेस डेक्स, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष समुद्रयान नामक भारत के पहले मानव युक्त मिशन को लॉन्च किया जाएगा? देखिए आने वाले समय में यानी कि 2026 में समुद्रयान नामक भारत के पहला मानव युक्त मिशन लॉन्च किया जाएगा, ठीक। ध्यान रखेंगे 2026 में। यह जो मिशन है गहरे समुद्र में अन्वेषण और संसाधनों की खोज के लिए एक स्वदेशी सबमर्सिबल मत्स्य 6000 का उपयोग करेगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे सबमर्सिबल जो है, जो अंदर जो जाएगा उसका नाम दिया गया मत्स्य 6000, ठीक है। मिशन का नाम है समुद्रयान, जो कि मानव युक्त होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कौन भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा LR श्रीहरि। तो LR श्रीहरि जो है 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। देखिए LR श्रीहरि एशियाई व्यक्तिगत पुरुष शतरंज चैंपियनशिप 2025 में अपना तीसरा ग्रैंड मास्टर मानदंड हासिल करके भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गया है। LR श्रीहरि से पहले तमिलनाडु के P श्याम निखिल भारत के 50वें शतरंज ग्रैंड मास्टर थे, ठीक है। ध्यान रखिए यदि अपन भारतीय शतरंज खिलाड़ी की बात करते हैं तो प्रथम ग्रैंड मास्टर जो था विश्वनाथन आनंद था, जो कि 1988 में बने थे। वही पहली महिला की बात करते हैं तो कोनेरू हम्पी है, जो कि 2002 में जो है ग्रैंड मास्टर बनी थी, जो कि 15 वर्ष की आयु में दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर भी थी, ठीक है। यदि अपन वर्तमान में बात करते हैं तो भारत में केवल 3 महिला ग्रैंड मास्टर है, जो कि कोनेरू हम्पी, द्रोणावली हरिका और आर वैशाली। ये तीनों के तीनों जो है भारत के महिला ग्रैंड मास्टर है, ठीक है। तो देखिए ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये सब चीजें आपको याद हो जानी चाहिए। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए। देखिए अगला एक और क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कवि और गीतकार गुलजार के साथ निम्न में से किसे 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ध्यान रखेंगे इसका जो सही उत्तर हो जाएगा रामभद्राचार्य, ठीक है। स्वामी रामभद्राचार्य को जो है 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके साथ ही साथ गीतकार गुलजार को भी सम्मानित किया गया था। तो 2 लोगों को जो है 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यदि वर्तमान में बात करते हैं 59वें, ठीक है। देखिए ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पुरस्कार तो पहले ही घोषणा कर दिया गया था, लेकिन अभी जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है रामभद्राचार्य को जो है यह पुरस्कार प्रदान किया गया। 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार की अपन बात करते हैं, विनोद कुमार शुक्ल को जो है यह पुरस्कार प्रदान किया गया और विनोद कुमार शुक्ल को जो है हिंदी साहित्य के लिए जो है 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रख लीजिएगा।
देखिए, वर्ष 2023 के लिए 98वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान जगत गुरु राम भट्टाचार्य और मशहूर कवि गीतकार गुलजार को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। यदि हम ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करते हैं तो इसका जो स्थापना जो है 1961 में होता है। प्रथम पुरस्कार जो है 1965 में मलयालम लेखक जी शंकर कुरुप को दिया गया था। नगद राशि है 11 लाख रुपए। इसके साथ ही साथ वाग्देवी यानी कि सरस्वती की कांस्य प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया जाता है। देखिए, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है संविधान में जो है 22 भाषा अनुसूचित है, ठीक है। तो संविधान में 22 भाषा अनुसूची है जो कि 8वीं अनुसूची में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। साथ ही साथ अंग्रेजी भाषा में दिया जाता है। तो कुल 23 भाषाओं के जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो जितना भी क्वेश्चन यहाँ पे है सारा का सारा अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन, नक्सलवादियों के खिलाफ ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट को छत्तीसगढ़ और किस राज्य की सीमा पर चला गया? तो देखिए, हाल ही में ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट चला गया जो कि अब तक का नक्सल उन्मूलन के लिए सबसे बड़ा अभियान भी है, ठीक है। देखिए, इस अभियान में जो है लगभग 31 लोग मारे जाते हैं, 31 जो नक्सली है मारा जाता है। तो ये जो ऑपरेशन है छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में चला जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ और तेलंगाना सीमा के पास जो है कुर्रे गुट्टा नाम का एक पहाड़ी है। इसी पहाड़ी में जो है बहुत सारे नक्सली जो है अपने गढ़ बना के रखे थे। तो इसी गढ़ को जो है फोर्स के द्वारा ध्वस्त किया गया है, ठीक है। नक्सल मुक्त भारत के संकल्प को ऐतिहासिक सफलता देते हुए सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ तेलंगाना की सीमा पर कुर्रे गुट्टालू पहाड़ी, ठीक है, पर नक्सलवाद के खिलाफ अब तक के सबसे बड़े 21 सप्ताह के अभियान में 31 नक्सलियों को मार गिराया है, ठीक है। इस अभियान में कुल 214 नक्सली ठिकाने और बंकर नष्ट किए गए हैं। देखिए, केंद्र सरकार के यदि पर बात करते हैं तो केंद्र सरकार जो है 2026 तक का टारगेट रखे हैं कि मार्च 2026 तक जो है पूरे भारत से नक्सलवाद को जड़ से मिटा दिया जाएगा, ठीक है। इसी जो है लक्ष्य के तहत जो है आप देखेंगे जितना भी नक्सल प्रभावित जिला है उन जिलों में जो है फोर्स के द्वारा इस तरह का ऑपरेशन चलाया जा रहा है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका एक स्पेशल वीडियो भी आपको मिलेगा, आप हमारे यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं, ठीक है। खेलो इंडिया बीच गेम्स का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? देखिए, अभी हाल ही में बिहार की यदि अपन बात करते हैं तो बिहार में जो है 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हुआ है, ठीक है। अब इसी कड़ी में जो है ये जो खेलो इंडिया बीच गेम जो है इस साल का तीसरा, ध्यान रखेंगे, इस साल का तीसरा जो है खेलो इंडिया गेम्स है, ठीक। इससे पहले यदि अपन बात करते हैं तो खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया विंटर गेम्स हुआ है और ये जो तीसरा जो है खेलो इंडिया बीच गेम है। बीच गेम नाम से समझ में आता है ये बीच में होगा, बीच मतलब आइलैंड के किनारे, ठीक है। देखिए, तो इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो देखिए, इसका जो आयोजन जो है दीव में किया गया था। तो केवल दीव ही नहीं है, इसमें दादरा नागर हवेली और दमन और दीव ये दोनों एरिया या केंद्र शासित प्रदेश जो है शामिल है। इसका जो आयोजन है 19 से 24 मई 2025 तक हो गया है, ठीक है। और इसमें जो है यदि अपन बात करते हैं मणिपुर जो है शीर्ष स्थान पर है। यदि पदक तालिका की बात करते हैं तो मणिपुर जो है पदक तालिका में प्रथम स्थान पर है। देखिए, खेलो इंडिया बीच गेम्स का पहला संस्करण 19 से 24 मई तक जो है दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव में आयोजित किया गया है, ठीक है। ध्यान रखेंगे केवल दीव नहीं है, दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव दोनों है। देखिए, इस प्रतियोगिता में जो है ना कुल 6 खेलों को शामिल किया गया था, ठीक है। और साथ ही साथ 2 जो खेल है ऐसा है जिसे प्रदर्शन के लिए केवल रखा गया है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो देखिए, अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 का खिताब जो है भारत ने जीत दर्ज किया अपने नाम पे, ठीक है। देखिए, गत चैंपियन भारत ने पेनाल्टी शूटआउट में बांग्लादेश को 4-3 से हराकर 2025 सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया है, ठीक है। पिछली बार भी जो है भारत इस खिताब को अपने नाम किया है। 2025 दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ अंडर 19 का आयोजन 9 से 18 मई 2025 तक अरुणाचल प्रदेश के यूपिया में गोल्डन जुबली स्टेडियम में किया गया था। सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप के पिछले संस्करण में भारत ने फाइनल में पाकिस्तान को हराकर खिताब को अपने नाम किया, ठीक है। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि खेल से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सारा का सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। सप्ताह भर में जितना इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन रहता है सब कुछ हट के यहाँ पे लाया गया है ताकि यहाँ से क्वेश्चन अधिक से अधिक आपके एग्जाम में फंस सके। देखिए, किस राज्य में भारत का सबसे लंबा रेल फ्लाईओवर गार्डर लॉन्च किया गया है? तो भारत का सबसे लंबा रेल फ्लाईओवर गार्डर जो है कहाँ लॉन्च किया गया है? तो देखिए, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए।
16वीं सदी की राज्यों की बावली किस शहर में स्थित है, जिसका भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में जीर्णोद्धार किया है? ठीक है, इसका जीर्णोद्धार किया गया है। राज्यों की बावली, देखिए ये जो राज्यों की बावली जो है ये दिल्ली में स्थित है। देखिए 16वीं सदी की राज्यों की बावली दिल्ली के महरौली पुरातत्व पार्क में स्थित है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में इसका जीर्णोद्धार किया है। दिल्ली में स्थित राज्यों की बावली का निर्माण दिल्ली सल्तनत के लोधी वंश, ध्यान रखेंगे, लोधी वंश के प्रशासक दौलत खान लोधी के द्वारा 1506 ईस्वी में कराया गया था। देखिए यदि हम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की बात करते हैं तो इसके संस्थापक है अलेक्जेंडर कनिंघम। इसकी स्थापना जो है 1861 में होता है। महानिदेशक अभी वर्तमान में यदुवीर सिंह रावत है और इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्लोस अल्कराज किस देश से संबंधित है जिन्होंने पहली बार इटालियन ओपन का खिताब अपने नाम किया है? ठीक है, देखिए कई बार एग्जाम में जो है ना महत्वपूर्ण जो प्लेयर होते हैं उसके जो है मूल स्थान के बारे से भी पूछ दिया जाता है। ठीक, तो देखिए ये जो कार्लोस अल्कराज है ये है स्पेन के रहने वाले। ठीक है, तो ये स्पेनिश टेनिस खिलाड़ी है। ध्यान रखेंगे किस खेल से संबंधित है ये, तो टेनिस खेल से संबंधित है, तो टेनिस खिलाड़ी है ये। देखिए कार्लोस अल्कराज एक स्पेनिश पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है। कार्लोस अल्कराज ने जैनिक सिनर को हराकर पहली बार इटालियन ओपन का खिताब भी है अपने नाम किया है। ठीक है, पिछले वर्ष की शुरुआत से अब तक अल्कराज ही एकमात्र ऐसे खिलाड़ी है जिन्होंने सिनर को एक से अधिक बार हराया है और वह लगातार 4 मुकाबलों में जैनिक सिनर पर जीत दर्ज कर चुके हैं। चलिए फिर से वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। ठीक है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 09 नामक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मिशन इसरो का कौन सा मिशन था? मैंने अभी आपको बताया कि ये जो मिशन है इसरो का 101 नंबर का मिशन है। मिशन का जो नाम बात करते हैं पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 09। प्रक्षेपण यान जो था PSLV C61 है। प्रक्षेपण स्थल जो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश है। प्रक्षेपण कब किया गया? तो 18 मई 2025 को किया गया था और क्या परिणाम हम देखते हैं तो ये असफल हो जाता है। ठीक है, मिशन EOS-09 लॉन्च होने के कुछ समय बाद नाकाम हो गया क्योंकि इसके तीसरे चरण में कुछ तकनीकी खामी आ गई थी। यह इसरो का 101वां मिशन था और PSLV का इस्तेमाल करने वाला 63वां मिशन था। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान C61 इस उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया। ठीक है, यह मिशन सही नियोजन और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा था। EOS-09 उपग्रह में सिंथेटिक अपर्चर रडार पेलोड था जिसे सभी मौसम में पृथ्वी की तस्वीर लेने के लिए डिजाइन किया गया था। ठीक है, अगर ये मिशन सफल हो जाता तो भारत के लिए एक और सफलता का कहानी लिखता। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस IIT ने हाई स्कूल में लड़कियों को स्टेम में प्रशिक्षित करने के लिए मनस्वी मेंटरशिप पहल को शुरू किया है? ठीक है, तो मनस्वी मेंटरशिप पहल जो है शुरू करने वाले है IIT दिल्ली। तो इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। IIT दिल्ली ने हाई स्कूल की लड़कियों को स्टेम मतलब देखिए S फॉर हो गया साइंस, T फॉर टेक्नोलॉजी, E फॉर इंजीनियरिंग और M फॉर मैथ में प्रशिक्षित करने के लिए मनस्वी मेंटरशिप पहल शुरू की है। यह पहल खासतौर पर दिल्ली NCR क्षेत्र की स्कूली छात्राओं को विज्ञान और प्रौद्योगिकी में रुचि पैदा करने के लिए डिजाइन की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चीन और किस देश के बीच गोल्डन ड्रैगन 2025 नामक सैन्य अभ्यास किया गया? आपको पता होगा कि दो देश के बीच जो है सैन्य अभ्यास होता है, भारत भी है। कई ऐसे सैन्य अभ्यास किए जो दो देश के बीच सबसे भी ज्यादा देशों के बीच होता है। तो देखिए चीन जो है हाल ही में कंबोडिया देश के साथ जो है गोल्डन ड्रैगन 2025 नामक सैन्य अभ्यास संपन्न किया है। देखिए और इसका जो उद्देश्य है सामरिक समन्वय, मानवीय सहायता और आतंकवाद रोधी क्षमताओं को सुदृढ़ करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है भी। ऑर्बिट में दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए किस देश ने पहला AI उपग्रह लॉन्च किया है? तो देखिए पहला AI उपग्रह लॉन्च करने वाला जो है चीन है। ठीक है, ये जो ऑर्बिट में दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर जो है बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। देखिए चीन ने दुनिया का पहला ऑर्बिटल सुपर कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के लिए 12 AI संचालित उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में प्रक्षेपित किया है। चीन का मानना है कि उसका अंतरिक्ष कंप्यूटर उसकी कई AI सेवाओं को शक्ति प्रदान करेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया है, इनका नाम क्या है? देखिए हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जो है IB यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो महानिदेशक है
जिसका नाम है तपन कुमार डेका। आप देख सकते हैं चित्र में भी। तो तपन कुमार डेका का जो है कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है। तपन कुमार डेका जो है हिमाचल प्रदेश कैडर के 1988 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं। इनको जो मुख्य उपलब्धि है, कश्मीर में आतंक विरोधी ऑपरेशन का विशेष योगदान है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, हाईलाइट कर लीजिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जितना भी क्वेश्चन यहाँ पे है सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। देश का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? तो हाल ही में मिजोरम जो है देश का पूर्ण साक्षर राज्य बन चुका है। यदि अपन इसकी साक्षरता दर की बात करते हैं तो अब 98.2% है, और इस उपलब्धि को हासिल करने वाला जो है मिजोरम देश का पहला राज्य बन गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, माउंट एवरेस्ट पर भारतीय तिरंगा फहराने वाली पहली महिला सीआईएसएफ अधिकारी कौन बनी? तो देखिए, पहली महिला सीआईएफ अधिकारी जो है गीता समोता बनी है। तो गीता समोता जो है सीआईएसएफ के अधिकारी है। देखिए, सीआईएसएफ अधिकारी गीता समोता माउंट एवरेस्ट पर भारतीय तिरंगा फहराने वाली पहली महिला सीआईएसएफ अधिकारी बनी है। यह उपलब्धि साहसिक और सुरक्षा बलों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो पूरे भारत में महिलाओं को प्रेरित करती है। माउंट एवरेस्ट की यदि अपन बात करते हैं तो माउंट एवरेस्ट नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। हिमालय के महान हिमालय में स्थित है। ध्यान रखेंगे कहाँ स्थित है ये, महान हिमालय में। कई बार ज्योग्राफी में जो है ना इस तरह से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। देखिए, नेपाल में जो है ना इस माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहा जाता है, और तिब्बत में चोमो लुंगमा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। सीआईएसएफ की बात करते हैं, स्थापना 10 मार्च 1969 को होता है। इसका जो मोटो है संरक्षण एवं सुरक्षा है, और महानिदेशक राजविंदर सिंह भट्टी। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, प्रतिवर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है 22 मई को मनाया जाता है। चलिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है? ठीक, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, हर वर्ष 22 मई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए जैव विविधता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। यदि अपन थीम की बात करते हैं, इस बार जो है 2025 के लिए हार्मनी विथ नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। देखिए अगला क्वेश्चन, किस राज्य में भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा शुरू की गई है? ठीक है, तो ये विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा है। इसके अंदर आप बैठ के चारों तरफ घूम सकते हैं और बाहर का नजारा आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा करने वाले जो है उत्तर प्रदेश सरकार है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बहराइच जिले में कतरनिया घाट वन्य जीव अभयारण्य को पीलीभीत में दुधवा टाइगर रिजर्व से जोड़ने वाली विस्टाडोम को सेवा शुरू की है, जिससे यह विस्टाडोम ट्रेन के माध्यम से जंगल सफारी की पेशकश करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। चलिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, इस राज्य के वन विभाग ने 16वीं एशियाई शेर जनगणना जारी की है? तो देखिए, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। तो राजस्थान सरकार जो है 16वीं एशियाई शेर जनगणना जारी की है। इसके अनुसार वर्तमान में 2025 में जो है गुजरात में 891 शेर है। तो 2015 में जो एशियाटिक लायन है वो 523 थी, जो कि इसकी वृद्धि को दर्शाता है, और ये बहुत ही अच्छी बात है। देखिए, एशियाई शेर जनगणना की बात करते हैं तो इसका 16वीं क्रम था। गणनाकर्ता जो है गुजरात वन विभाग है। कुल शेरों की संख्या की बात करते हैं तो 891 है, जो कि पिछले 5 साल से यदि तुलना करते हैं तो 32.2% अधिक है। ठीक है, देखिए 5 साल पहले की बात करते हैं, यानी कि 2020 की बात करते हैं तो 2020 में जो 674 एशियाटिक लायन था, वही 2025 में इसकी संख्या बढ़कर जो है 891 हो गया है। गैर वनी क्षेत्रों में शेरों की संख्या 2020 के 340 से बढ़कर जो है 2025 में 560 हो गई है। प्रोजेक्ट लायन ने एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए आवास स्थलों को पुनः स्थापित करने, शिकार आधार को सुदृढ़ करने और उनके संघर्षों को कम करने में मदद की है। 2020 में घोषित प्रोजेक्ट लायन एक दीर्घकालिक पहल है, जिसका उद्देश्य एक स्थायी वातावरण बनाकर एशियाई शेरों के भविष्य को सुरक्षित करना है और उनके पारिस्थितिक तंत्र के समग्र स्वास्थ्य को बढ़ाना है। यदि अपन एशियाई शेर की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट तो भी समझ लीजिए, तो एशियाई शेर जो है एक दुर्लभ उप प्रजाति है, जो मुख्यतः भारत के गुजरात राज्य के गिर राष्ट्रीय उद्यान और उसके आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। गिर का शेर और भारतीय शेर भी कहते हैं इसे। विश्व में शेर की केवल 2 प्रजातियां है, एक अफ्रीकी शेर और दूसरा एशियाई शेर। ठीक है, इससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में आया था, ध्यान रखेंगे। इसका जो वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा लियो पेर्सिका है। ये जो है पैंथेरा वंश से संबंधित है और फेरिडे कुल से है।
चलिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, पारंपरिक रूप से निर्मित किस जहाज को 21 मई 2025 को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया है? तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आईएनएस कौंडिल्य। देखिए आईएनएससी कौंडिल्य को मई 2025 को कारकवाड़ स्थित नौसेना बेस में आयोजित समारोह में नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया है। इसका नाम कौंडली के नाम से रखा गया, जो एक भारतीय नाविक थे। उन्होंने हिंद महासागर को पार करके दक्षिण पूर्व एशिया तक की यात्रा की थी। यदि अपन भारतीय नौसेना की बात करते हैं, ध्यान रखेंगे नौसेना की, तो इसकी स्थापना जो 1934 में होता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है और इसके प्रमुख जो है दिनेश कुमार त्रिपाठी जी है। चलिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस योजना के तहत 18 राज्यों में 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया है? तो देखिए प्रधानमंत्री द्वारा जो है हाल ही में यानी कि 22 मई को, ठीक है 22 मई को 103 अमृत स्टेशन का उद्घाटन किया है। ये वो स्टेशन है जो पहले से तो निर्मित थे, जिसको पुनर्निर्माण किया गया है और मॉडिफाई और एडवांस किया गया है। ठीक है, तो ये जो योजना है अमृत भारत स्टेशन योजना है। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मई 2025 को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 18 राज्यों के 86 जिलों में स्थित 103 पुनर्विकसित अमृत स्टेशनों का विकास किया है। ठीक है, यह उद्घाटन किया है। यह परियोजना जो है 1100 करोड़ रुपए से अधिक का है। तो दोस्तों यहीं तक था हमारा वीडियो। आपको वीडियो कैसा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। मस्त रहिए, मस्त पढ़िए, धन्यवाद।